बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, एक मामला और उठा हुआ है क्रिकेट को लेकर। एक तो जो शाहिद अफरीदी ने किया, मैं उनको जवाब देना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एक मशवरा है कि अगर उनको पॉलिटिक्स करनी है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आकर खड़े होना है तो पूरी ताकत के साथ आकर खड़े हों। ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, इसको कुड़ कुड़ के, जल जल के, दब दब के, खौफ के साथ, चलाकियों और अयारियों के साथ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि सामने आना चाहिए। सामने आकर खुलकर मुखालफत करें। ज़िंदगी खुलकर जीने का ही मज़ा है, और ये मज़ा मैंने गुज़िश्ता 2 साल में बहुत लिया। शाहिद अफरीदी साहब को इसका नशा नहीं लगा अभी तक। वो घुट घुट के कभी यहाँ से साजिश, कभी वहाँ से साजिश, कभी इधर गेम डाल दी, उधर लॉबी कर ली, तो वो शाहिद अफरीदी साहब को भी चस्का लगा ही नहीं है। तो खुलकर ज़िंदगी जी लें। अगर वो इमरान खान साहब की सियासी मुखालफत करना चाहते हैं तो वो खुलकर करें और सामने आएँ, ताकि पता चल जाए कौन कितने पानी में है। ये जो छुप छुप के वो वार करते हैं ना, इसकी वजह से लोग उनसे फिर मुतनफ़र हो जाती है। एक बहुत बड़े हीरो हैं, कौमी टीम के अंदर रहे हैं, बड़ा उनका नाम है, और मेरा उनसे कोई मुवाजना या मुकाबला नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब फिर कह रहा हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, वो बहुत बड़ा हीरो है कौमी सतह का, शाहिद अफरीदी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, जब शाहिद अफरीदी छुप कर वार करते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं और दाव लगाते हैं, तो फिर लोगों को बुरा लगता है। लोग अब बहुत सियाने हो गए हैं, समझदार हो गए, वो सोशल मीडिया पे होने वाली हर वारदात को समझते हैं। तो इसलिए शाहिद अफरीदी साहब को मशवरा है कि खुल के ही आ जाए, अपने हमायतियों को और अपने मुखालिफिन को एक सफ़ में खड़ा कर दें अलग अलग, और फिर अपनी खुलकर सियासत करें। ये तरीका जो है वो, इसमें वो हमेशा खसारे में रहेंगे, ना वो इधर के रहेंगे ना वो इधर के रहेंगे। तो 2 कश्तियों का सवार बन के उनको मज़ा भी नहीं आएगा, तो तकलीफ़ अलग से होगी। अब एक और इशू हुआ, वो इशू है हारिस रऊफ़ का। ये पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर हैं और लाहौर कलंदर की तरफ से भी खेलते हैं। लाहौर कलंदर की ही डिस्कवरी हैं, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल है आकिब जावेद साहब का। और आकिब जावेद बड़े मायनाज बॉलर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत बड़ा नाम, बड़े अच्छे कोच हैं, बड़े तरीके से उन्होंने नए प्लेयर्स को मुतारिफ़ करवाया, क्रिकेट के लिए उनकी खिदमात भी हैं। तो हारिस रऊफ़ इज़ अ गुड क्रिकेटर, अग्रेशन है उनकी बॉलिंग के अंदर, तेज़ बॉल वो करते हैं और मज़ीद बेहतर भी हो सकते हैं, और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, क्योंकि पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलर्स हैं बड़े बड़े एक्सीलेंट आए हैं और उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अब मामला ये है कि हारिस रऊफ़ अपनी एहलिया के साथ मौजूद थे किसी होटल के बाहर वाली साइड पे, और वहाँ पे किसी फ़ैन ने वो जुमले कस दिए, उसके ऊपर उनको गुस्सा आ गया। तो एक तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और ये इंतहाई काबिल अफसोस है, यानी इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं, चाहे पंजाब में हैं, चाहे बलूचिस्तान में या सिंध में हैं, पाकिस्तान का ये कल्चर है, और हर जगह पे ये कहा जाता है कि जब ज़नाना आपके साथ है, ख़वातीन या फैमिली आपके साथ है, तो फिर अगर जानी दुश्मन भी है वो अटैक नहीं करता। यानी कई दफ़ा ऐसा हुआ कि लड़ाई झगड़ा जिन लोगों के साथ आपका होता है, वो जब अपनी फैमिली के साथ आपके साथ गुजर रहे होते हैं आपके सामने से, तो आप बिल्कुल अपनी नज़रें नीची रखते हैं और आप कोशिश करते हैं कि फैमिली साथ है, इस वक्त मुझे कोई पंगा नहीं करना। ये हमारा कल्चर है। तो इस कल्चर की थोड़ी सी वहाँ खिलाफ वर्जी हुई, उस पर हारिस रऊफ़ जो है वो भड़क गए, उन्होंने हमला करने की कोशिश की। मेरे ख्याल में मैं होता उनकी जगह तो रुकता भी ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता उस वक्त कंट्रोल करना। तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अच्छी बात है। अब ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है और गलत हरकत है, लेकिन इसके ऊपर सोशल मीडिया पर एक अजीब किस्म का रद्द-ए-अमल आ रहा है। स्पेशली उन लोगों के खिलाफ आ रहा है, उन क्रिकेटर्स के खिलाफ आ रहा है या सेलिब्रिटीज़ के खिलाफ आ रहा है, जो इस मामले को उठाकर एक अलग किस्म का रंग दे रहे हैं। वजह यह है कि देखें, मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। यूक्रेन को मार पड़ी और रशिया ने उसके ऊपर अटैक किया, सारी दुनिया में वावेला हुआ, सारी दुनिया ने रोना शुरू कर दिया। यूक्रेन के लड़के लड़कियों की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे और मीडिया पे वायरल की गई, और ये बताया गया कि जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन सेम टाइम में जब गजा में मुसलमानों को मार पड़ी और उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म हो गया, यूक्रेन तो कहीं ना कहीं मुकाबला कर रहा है ना, दुनिया उसको हथियार दे रही है रशिया के साथ, यानी इस तरीके से हथियार मिल रहे हैं लाइक एनीथिंग, बहुत हर चीज़ उनको मिल रही है, वो मार रहे हैं वापस। लेकिन गजा वाले लोग तो वापस मार भी नहीं सकते, बिल्कुल मजलूम हैं, निहत्ते हैं, लगातार वो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इसके ऊपर दुनिया खामोश है। तो पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जमहूरियत को मानने वाले हैं, इंसानियत के मानने वाले हैं, वो इससे इरिटेट होते हैं। वो लोग गुस्से में आते हैं कि भाई ये आपकी क्या मुनाफकत है कि यूक्रेन को थोड़ी मार पड़े आप ज़्यादा शोर मचाते हैं, फ़लस्तीनियों को ज़्यादा मार पड़े आप बात ही नहीं करते। इसी तरह कश्मीर के मामले को लेकर, दीगर मामलात को लेकर दुनिया में एक रिएक्शन होता है। यानी दुनिया का एक स्टैंडर्ड ये है कि अफगानिस्तान की जो ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं वो आला तालीम हासिल नहीं कर सकती, तो इसके ऊपर बहुत शोर मचता है।
लेकिन फ़लस्तीनी बच्चियों के तमाम स्कूल तबाह हो गए हैं, इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। तो ये डुअल स्टैंडर्ड्स हैं, इसको आप मुनाफकत भी कहते हैं। इस मुनाफकत के खिलाफ पूरी दुनिया में एक रद्द अमल आ रहा है। अब मैं आता हूँ पाकिस्तान में वापस और हारिस रऊफ वाले इंसिडेंट पे। देखिए, हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं, पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत कर रहा है, लेकिन हमारे कुछ साथी जब इसकी मजम्मत करते हैं तो लोग उनसे एक सवाल करते हैं कि जनाब, जब ख़वातीन को मार पड़ रही थी, डंडे पड़ रहे थे, उनको घसीटा जा रहा था, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा था, तो तब आप कहाँ थे? यानी क्या हम इसीलिए रह गए हैं कि अपने जत्थे को, अपनी टीम को, अपने करीबी लोगों को, अपने ख़ानदान को हमने तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है? किसी और के हक़ में हमने बात ही नहीं करनी, किसी और के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये डुअल स्टैंडर्ड है जिसको अब कौम पहचान चुकी है। लिहाजा कौम को गुस्सा इस बात पे आता है कि जनाब, एक इंसिडेंट को लेकर आप इतना रोला मचा रहे हैं, आप इतना वावेला कर रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे पूरा पाकिस्तान हिलकर रह गया है, दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म हो गया है। लेकिन जिस वक्त जुल्म हो रहा था उस वक्त आप बोले ही नहीं, आपने जुबान ही नहीं खोली। तो इसमें लोगों का रद्दमल इस वजह से आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई वाकया या मामला जस्टिफाइड है, ये जुल्म हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। शायद मेरा रद्दमल हारिस रऊफ से ज़्यादा सख्त होता अगर मैं उस मौके पर होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस वक्त हारिस रऊफ ने इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी, तो उस वक्त वो किसके साथ इजहार यकजहती कर रहे थे? जिन लोगों को मार पड़ी उनके साथ, जिनके ऊपर जुल्म हुआ उनके साथ, इंसानी हुकूक की तंजीमें जिनके हक में बोल रही थी उनके साथ खड़े थे, या जुल्म करने वाले जाबर के साथ खड़े थे? इसको ज़रा टेक्निकली आपको मैं समझाता हूँ कि हुआ ये है कि गुज़िश्ता 2.25 साल में पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के रियासती इदारों ने जबर और फस्तायत का एक बाज़ार गर्म किया है और पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। ये लगातार 2.25 साल की एक तारीख है। स्पेशली पंजाब में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में हमने बड़े मनाजिर देखे, ऐसे बहुत ज़्यादा मनाजिर देखे, सिंध में भी देखे। तो ये जो जबर और फस्तायत और जो जुल्म हुआ पाकिस्तानियों के ऊपर, उस वक्त जो सेलिब्रिटीज़ थी उनको या तो खामोश रहना चाहिए था या वो इसकी मजम्मत करते। यही तवक्को उनसे की जाती है ना कि फ़नकार और खिलाड़ी जो होते हैं वो अमन के सफ़ीर होते हैं, वो अमन के साथ खड़े होते हैं, जुल्म और फस्तायत के साथ कभी नहीं खड़े होते। यही बात है ना, इसीलिए कहते हैं ना स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी, कि खेलों के ज़रिए से आप फ़रोग देते हैं ताल्लुकात को, और आप दुनिया के अंदर अमन लाने के लिए खेलों को फ़रोग देते हैं। खेल के ज़रिए से ताल्लुकात बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ़नकारों के ज़रिए से ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो फ़नकार हमेशा अमन के दाई होते हैं। वो हर जगह पे फ़नकार हों या खिलाड़ी हों, वो अमन की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं दुनिया भर में। अब यहाँ क्या हो रहा था कि जो रियासत जबर कर रही थी उसने हर उस चेहरे को जो थोड़ा मकबूल था अपनी गैर मकबूल पॉलिसीज़ को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया। शाहिद अफरीदी भी उनमें से एक है, ये विक्टिम है। मैं शाहिद अफरीदी को विक्टिम समझता हूँ क्योंकि शाहिद अफरीदी एक हीरो है, उसका एक फेस है और उसकी एक मकबूलियत है। तो कोशिश ये की गई कि रियासत ने जो गंद मारा है उसके ऊपर शाहिद अफरीदी का स्टिकर चिपका दें कि जनाब वो ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो जाए। जो बॉलर 4 विकेटें ले ले एक मैच में, उसको उठा के जो इस्लामाबाद पुलिस की यूनिफॉर्म पहना दें, किसी को लाहौर पुलिस की यूनिफॉर्म पहना दें, पंजाब पुलिस की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद कोशिश ये की गई कि जितना काम ख़राब किया गया है, पब्लिक के अंदर गैर मकबूलियत है, उस गैर मकबूलियत को या पब्लिक के अंदर जो नफ़रत है उसको कम करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए, उससे बचने के लिए जो लोग पब्लिक को पसंद हैं उनके फेस इस्तेमाल किए जाएं। अब ये फैसला इन लोगों को खुद करना था कि क्या वो इस्तेमाल होना चाहते हैं या नहीं। उस वक्त ये लोग बखुशी इस्तेमाल हुए और खड़े हुए उनके साथ जिन्होंने लोगों को डंडे मारे, आंसू गैस मारी, जुल्म किया, जबर किया, बर्बरियत की, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया और बच्चों को गिरफ्तार किया, ख़वातीन को गिरफ्तार किया, उनको घसीटा, उनके ऊपर जुल्म किया। तो फिर लोगों का रद्द-ए-अमल जो है वो ऑबियस है। ये पूरी दुनिया में आप कहीं भी होते, पाकिस्तान में ना होते, अमेरिका में होते, यूरोप में होते, किसी भी मुल्क में होते, तो लोगों का रद्द-ए-अमल इस तरह की हरकतों पे इसी तरह का आता। लेकिन देखिए पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर रहा उस अमल को जो उस शख्स ने हारिस रऊफ के साथ किया। पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। लेकिन एक बात और है कि आप कैसे लोग हैं, अपने बारे में सोचिए कि क्या आपने जब पाकिस्तानियों को मार पड़ रही थी पाकिस्तानियों के साथ खड़े होना पसंद किया, या तो आप खामोश रहे या आप उन लोगों के साथ खड़े हो गए जाकर जिन्होंने पाकिस्तानियों को मारा। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है। ये इशू को ज़रा थोड़ा ऐसे देखें ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। अब आ जाए, एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो गया पाकिस्तान में और वो खैबर पख्तूनख्वा में बिजली का इशू है।
देखिए, पाकिस्तान में जो ज़्यादातर मंसूबे हैं बिजली बनाने के, वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे हुए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा बिजली पैदा करता है। मेरी अभी जुनैद अकबर साहब से बात हो रही थी, जो मेंबर कौमी असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा से, मालाकंड से। उन्होंने मुझे कुछ फैक्ट्स बताए, क्योंकि कुछ सौदे इस तरह के हो रहे हैं पाकिस्तान में, इन पर मैं बड़ा एक डिटेल वीलॉग करने वाला हूँ आने वाले वक्त में। मुझे उसके लिए 10 से 15 मिनट पूरे चाहिए होंगे। और वो तो इसको एक वारदात करार दे रहे हैं, एक ऐसी वारदात जिसमें पाकिस्तान के असासे बेचने का खेल खेला जा रहा है, और इस तरह बेचे जा रहे हैं कि ओने पोने बेचे जा रहे हैं, और इस तरह बेचे जा रहे हैं कि पाकिस्तानियों के ऊपर हमेशा के लिए एक बोझ पड़ जाएगा, जिससे पाकिस्तानी नहीं निकल पाएंगे। गाजी बरोथा वाला जो इंसिडेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इस वक्त पहले फोकस कर लेते हैं लोड शेडिंग पे और खैबर पख्तूनख्वा के इशू के ऊपर, क्योंकि धांधली के अंदर भी एक, और बजट के हवाले से भी एक बड़ी आम खबर मेरे पास मौजूद है। अभी मैं आपको वो दे देता हूँ, लेकिन जो बड़ा स्कैंडल है उसके ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीलॉग में। बड़ी तफसील के साथ मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, चीज़ें मैंने इकट्ठी कर ली हैं, सिर्फ मैंने उनको ऑर्गेनाइज करना है और आपके सामने रखना है, ताकि हर आम पाकिस्तानी को समझ हो जाए कि एक्चुअली होने क्या जा रहा है, खेल है क्या, खेल कौन रहा है, उसका रद्देअमल क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा और पाकिस्तानियों को कितना नुकसान होगा। अली अमीन गंडापुर ने, क्योंकि लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा में बहुत तबाही की हो रही है, इस वक्त गर्मी की एक लहर है पूरे मुल्क में। पंजाब में लोड शेडिंग नहीं हो रही, मैं पंजाब में मौजूद हूँ, तो यहाँ पे लोड शेडिंग उस तरह से नहीं हो रही। शादो नादर बिजली जाती है फिर आ जाती है। कोई, मैंने आज के दिन में तो मैंने लोड शेडिंग देखी भी नहीं लाहौर में। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में 18 घंटे, 20 घंटे, बाज़ जगहों पे 22 घंटे तक भी लोड शेडिंग हुई। इवन मैं जब मालाकंड में था चंद दिन पहले, तो वहाँ पे हर घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही थी, और हर घंटे के बाद बाद का 2 घंटे भी लोड शेडिंग होती थी। तो वहाँ 15 घंटे तक का भी दौरानिया मैंने नोट किया लोड शेडिंग का। हालांकि जो मालाकंड के अपने 3 मंसूबे हैं, मालाकंड 1, मालाकंड 2, मालाकंड 3, 200 मेगावाट बिजली तो वो खुद अपनी बनाते हैं। तो 200 मेगावाट बिजली में से उनकी जो ज़रूरत है, वो जुनैद अकबर साहब के बकौल उनकी 3 मेगावाट की ज़रूरत है उनकी मैक्सिमम। तो अगर 3 मेगावाट बिजली भी उनको 200 मेगावाट में से वापस नहीं मिल सकती, तो ये तो बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और ये वफाक के खाते में पड़ती है कि जो लोग बिजली जिनके वहाँ पैदा हो रही है, जिनके वहाँ सारा सिस्टम लगा हुआ है, जिन लोगों ने वहाँ पे दिन रात एक करके काम किया है, वहाँ पे वो बाकायदा बड़े बड़े डैम्स बना के उनसे बिजली पैदा की गई है, और अभी बहुत बड़ी कैपेसिटी वहाँ मौजूद है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा बाद में। लेकिन उनको वापस 3 मेगावाट भी नहीं मिल रही। अब वहाँ पर रद्द-ए-अमल आ रहा है बड़ा सख्त। अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग जारी कर दी है, और उन्होंने कहा कि लोड शेडिंग को वफाक का इंतकामी हरबा उन्होंने करार दिया। वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है। 12 घंटे से ज़्यादा किसी फीडर पर लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पंजाब में अगर 12 घंटे हो जाए ना, तो लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं। वो डिमांड ये कर रहे हैं कि जी 12 घंटे ही कर दें कम से कम। अब आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का, मैं कोई सुबाइयत की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं फ़र्क की बात कर रहा हूँ। वी आर ऑल पाकिस्तानीज़, हमें एक जैसी चीज़ मिलनी चाहिए। अब जब हम खैबर पख्तूनख्वा में जाते हैं तो वहाँ गुर्बत भी ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी ज़्यादा है। यानी फाटा का जब इंतज़ाम किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ की जो तनख्वाहें हैं वो 13 अरब रुपए है, 13 अरब तनख्वाहें हैं। तो सिर्फ 7 अरब रुपया वफाक ने दिया कि जनाब ये हमने आपको दे दिए पैसे, बाकी का 6 अरब कहाँ से आएगा, तनख्वाहें कैसे देंगे। वो सूबाई हुकूमत फंस गई है। वो कहते जी एक तो इन्होंने इंतज़ाम किया, पहले ये सारा पैसा वफाक देता था, अब ये हमारे खाते डालकर हमें सिर्फ दिया है 7 अरब, बाकी का 6 अरब हम कहाँ से देंगे। तो डिफरेंट तरीके से उनकी गवर्नमेंट ये कह रही है खैबर पख्तूनख्वा की कि हमसे इंतकाम बार बार लिया जा रहा है। 12 घंटे की लोड शेडिंग जिसका आप पंजाब में सोच भी नहीं सकते, और पाकिस्तान के पास इस वक्त सरप्लस कैपेसिटी है, हम ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। लेकिन बिजली बनाना इतना महंगा कर दिया गया है इस मुल्क के अंदर कि अब बिजली बनाने के लिए कोई तैयारी नहीं है, और अगर बिजली नहीं बनेगी तो फिर ज़रूरत पूरी नहीं होगी। और खैबर पख्तूनख्वा को बड़ा कट लगाया जा रहा है, यानी वहाँ पर लोड शेडिंग 15 घंटे, 18 घंटे और इससे ज़्यादा भी बाज़-औक़ात होती है। अब वो कह रहे हैं जी 12 घंटे कर दें, लेकिन बिजली तो हमें आप दें। इन्होंने कहा जी वापडा खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज्यादती कर रहा है, लोड शेडिंग खत्म करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे वो। हमें अपने अवाम के ताउन की ज़रूरत है। अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो मैं बिजली बंद कर दूंगा, क्योंकि बिजली आती वहाँ से। अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है। देखिए, मामला यहाँ तक आना नहीं चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान है, किसी एक सूबे की बात को अलग नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप एक सूबे के लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, आप उनसे इंतकाम लेंगे और वहाँ की बिजली को कट डाउन करेंगे, कम से कम करेंगे, वहाँ लोड शेडिंग को आप बढ़ाएंगे, तो वहाँ के लोगों में एहसास से महरूमी पैदा होगा। जो बात अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं सुनने में अच्छी नहीं लगती, वो जायज़ भी नहीं है।
लेकिन वो बात करनी क्यों पड़ रही है उसके ऊपर आप ज़रा गौर करें। वो ये कह रहे हैं कि मैंडेट चोरी करके ये लोग बैठे, हम वफाक से दोबारा बात करेंगे, उन्हें मसाइल से आगाह करेंगे, हमें अपने सूबे का हक़ लेना है, हमें अपना हक़ लेने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी सारी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से मुखातिब हूँ, मैं अपनी इंतज़ामिया और अपनी पुलिस और वापडा हुकाम से मुखातिब हूँ। वफाकी हुकूमत ने 16 अरब रुपए सूबे के देने हैं। ये झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी से हुकूमत में बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने वफाकी वज़ीर पानी बिजली को कॉल की लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। हमारा दिया गया टाइम ख़त्म हो गया है, हमने अपने सूबे का हक़ लेना है, बस बहुत हो गया। मैं वज़ीर आज़म से आखिरी बार कहता हूँ कि सूबे का पैसा दें। यहाँ से उठकर मैं डेरा इस्माइल खान ग्रिड जा रहा हूँ। बाकी सूबे में आप ग्रिड पर जाएं और मेरे पैगाम को वायरल करें। उन्होंने कहा 9 मई की तरह कोई भी हरकत कर सकता है, उन पर नज़र रखें। अगर वफाकी हुकूमत अपना किबला दुरुस्त नहीं करती तो मैं नेशनल ग्रिड की बिजली बंद कर दूंगा। शहबाज शरीफ, आपने मुझे फ़ोन किया कि IMF को हमारी सपोर्ट चाहिए, मेरे पैसे दो वरना मैं IMF को बता दूंगा कि पैसा हमारे नाम पर लेते और हमें फिर नहीं देते। मैं कल इस्लामाबाद आ रहा हूं, आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। फिर वो ग्रिड स्टेशन पहुंच गए अली अमीन गंडापुर साहब और अपने हाथों से नया शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया। 18 घंटे वाले लोड शेडिंग वाले इलाकों की 12 घंटे लोड शेडिंग उन्होंने कर दी और वज़ीर आला ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि मैं जानूं और शहबाज शरीफ जाने, तुमने ग्रिड स्टेशन से 12 घंटे लोड शेडिंग करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। तो ये ग्रिड स्टेशन जाके अली अमीन गंडापुर साहब ने वो शेड्यूल नया जारी कर दिया। उनका ये कहना जी बिजली हमारे सूबे में बनती है, हम प्रोवाइड करते हैं, और हमें कम से कम बिजली वापस तो करें। अब 3 मेगावाट बिजली, मालाकंड की मिसाल ले लें, 200 मेगावाट वो पैदा कर रहा है, 3 मेगावाट उनकी ज़रूरत है, वो भी उनको पूरी नहीं मिल रही। यानी उनको भी जो आधी से भी कम बिजली है वो उनको प्रोवाइड की जा रही है। फिर बहुत सारी जगहों पे जो है वो MPs गए और उन्होंने जाके अपने अपने गेट से जो है वो लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करवाया और फिर पेशावर में एक ग्रिड स्टेशन से बिजली बहाल करने पर थाना रहमान बाबा में FIR भी दर्ज कर ली गई है। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान साहब को जो है वो दीवार के साथ लगाना, उन्हें ख़त्म करना, एक तरफ तो ये ख्वाहिश है। यानी एहसन इकबाल को अगर आप सुने तो इंटरनेशनल मीडिया ने यह लिखा था कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात पहले की तरह नहीं रहे, लेकिन एहसन इकबाल ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कर दी। अब एहसन इकबाल वो शख्सियत है, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर CPEC को नाकाम करार देते थे, रोज़ाना की बुनियाद पर चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करार देते थे। रोज़ ये हरकत एहसन इकबाल साहब करते थे और बगैर किसी खबर के, बगैर किसी सबूत के, बिला जवाब वो ये काम किया करते थे। अब हुआ ये है कि जब आलमी सतह पे मीडिया ने ये खबरें छापी और उन खबरों को सिर्फ शेयर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने या पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने, तो एहसन इकबाल साहब आकर धमकियां देते रहे 25 मिनट तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इनको ये कर देंगे, इनको वो कर देंगे। यानी हर चीज़ उन्होंने इमरान खान के खाते में डालनी है। इमरान खान से इनको खौफ है और इमरान खान का बयानिया टूट नहीं रहा। ये एक गाँव की पिक्चर भी आई है, सारे गाँव के बच्चों ने जो है वो इमरान खान ने जिस तरह की T-शर्ट पहनी हुई थी वैसे कपड़े पहनकर ईद मनाई है। दूसरी जानिब अल जज़ीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उसमें धांधली को पकड़ा है। उसके ऊपर PMLN से और इलेक्शन कमीशन से जो जवाब उन्होंने मांगा सवालात पूछ के, इन दोनों ने जवाब देने से इनकार कर दिया, बल्कि भाग गए, उन्होंने जवाब दिए ही नहीं। नवाज शरीफ के हल्के को जब वो चेक कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि नवाज शरीफ को जितने वोट पड़े हैं अगर उनको बाकी वोटों के साथ जमा करें तो पता चलता है कि इतना वोट तो टोटल पड़ा ही नहीं जितना वोट गिन लिया गया है। और नवाज शरीफ साहब वहाँ पे 67,000 की लीड से हारे हैं। जो मकामी जितने भी सोर्सेज हैं वो वहाँ पे क्लेम करते हैं और हल्फन ये कहते हैं कि नवाज शरीफ 67,000 की लीड से ये इलेक्शन यास्मीन राशिद से हारे हैं। अब जवाब नहीं दे पा रहे। तो अल जज़ीरा की डॉक्यूमेंट्री भी मौजूद है, पूरी दुनिया के अंदर मजाक उड़ रहा है इस इलेक्शन का, लेकिन ये लोग ढीठ बनकर फार्म 47 की हुकूमत में बैठे हैं। और दूसरी जानिब मौजूदा हुकूमत की जो पूरी तवज्जो है वो इस बात पे है कि किसी तरह निजीकारी की जाए, यानी पाकिस्तान की तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान को पैसा कमा कर देती हैं वो बेच दी जाए। ऐसा लगता है पाकिस्तान को OLX पे लगा दिया पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने। और ये जो पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना है इसने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं, ये तो पाकिस्तान छोड़ के वापस अपने मुल्क चला जाएगा। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर सुनने को मिल रही हैं। तो मामला ये है कि पाकिस्तान को बेच के अगर जाना है और कल को किसी को जवाब भी नहीं देना, और PMLN ने तो साफ कह देना हम तो उस बंदे को जानते ही नहीं, उसको तो कोई और लेकर आया था, तो फिर पाकिस्तानियों को होश के नाखून लेने चाहिए, अपोजिशन को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।